हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्लास 10 का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही मार्क्स का कंटेन करता है। देखिए इसमें है क्या, इसमें दो चीज पढ़ेंगे। एक चार्ज के बारे में, आखिर चार्ज क्या होता है। तो पहली बात तो चार्ज एक दो होता है, एक चार्ज इन मोशन होता है, चार्ज इन मोशन, और दूसरा क्या होता है, चार्ज इन रेस्ट। ठीक है ना, चार्ज इन रेस्ट। और जो हम इसमें पढ़े क्लास 10 में, वो चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़े। ठीक है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। ठीक है, देखिए अब बात किया जाए क्या इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या। मैंने कहा क्या कि हमने ये वाली इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ेंगे वो चार्ज इन मोशन है, और जो बाकी चार्ज इन रेस्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आखिर शुरुआत करते हैं पहली डिफिनेशन। तो पहली डिफिनेशन इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन है। तो आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्या इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग को पता है, क्या पता, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, डिफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी को बोल देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। आई इंटू टी हो जाएगा, आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्यू टी। नए एग्जाम में याद आएगा तो कैसे याद कर सकते हैं, क्यू टी। ठीक है ना, क्यू टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बोलेगा क्वेश्चन में, क्या बोलेगा कि 50 कूलम ऑफ चार्ज है, 50 कूलम ऑफ चार्ज है, वो कितने करंट, कितने समय पे फ्लो हो रहा है। 50 कूलम ऑफ चार्ज है, कितने समय पे फ्लो हो रहा है, 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बताइए उस पे कितने एम्पियर की करंट होगी। ठीक है, तो हम भली भांति फार्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो देखिए क्यू अपॉन टी, एसआई यूनिट से हम समझ जाएंगे कहाँ चार्ज क्या है, कहाँ टाइम क्या है। कूलम लग गया तो चार्ज है, टाइम जहां है वो टाइम है। ठीक है ना, 50 कूलम है, 50 अपॉन सेकेंड है, मतलब टाइम है। अगर आपको ना समझ में आए कि यहाँ चार्ज क्या है, टाइम क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट से समझ जाएगी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया चार्ज की एसआई यूनिट, सॉरी, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर भी होती है, और में कह दिया जाए कूलम पर सेकंड भी होती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो देखिए बात करते हैं आगे इसके, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये कूलम अपॉन सेकंड कैसे आया, तो कूलम अपॉन सेकंड, इसका कहने का मतलब होता है पर, तो कूलम अपॉन सेकंड, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर। ठीक है, एएमपी। ठीक, और बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसमें, आपके 21 डिवाइस से नापा जाता है। तो आपका क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। आप घरों में आपके समरसेबल होगा तो उसमें जाइए, देखिए एक बॉक्स में एक वोल्ट मीटर होगा, एक अमीटर होगा। तो दो एक बने होंगे, तो वोल्टेज जो नापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, और जो करंट मापता है उसको क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। The device which is measured by the current is known as ammeter. The device is measured by voltage is known as voltmeter. ठीक है ना, अभी वोल्ट मीटर आएगा, वोल्टेज क्या होता है ये आगे आएगा, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए नेक्स्ट है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है इसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, लेकिन किस टाइप में पूछता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए कहीं चार्ज इन्फानाइट पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? इन्फानाइट पे चार्ज रखा हुआ है, उसको लाने में कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा। कोई चार्ज है, उसको लाने में क्या होगा? कुछ वर्क डन होगा। कोई चार्ज है, उसको लाने में कुछ क्या होगा? वर्क डन होगा। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कहाँ से लाने में? इन्फानाइट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट से लाने, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from infinite to specific point। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? बोलेगा बता दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या। एक और होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दोनों में हम अंतर अभी समझेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? किसी, ये चीज मेन है, कहाँ? ये इन्फानाइट, कि जब हम कोई चार्ज को इन्फानाइट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाएंगे तो क्या कहला देगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला देगा। आप ना डिफिनीशन याद आ तो ये भी लिख दीजिएगा, क्या? द रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। लेकिन ये डिफिनीशन तब लिखना है जब आपको कुछ नहीं याद आएगा, फॉर्मूला के बेसिस पे उसको डिफिनीशन को आप लिख दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट? क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? इसको समझ लेंगे, दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो देखिए सेम, जब आपको ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक ना, तो यही पास ध्यान में रखते हैं आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जब चार्ज को एक पॉइंट से, ये कोई चार्ज है, चार्ज यहाँ है और ये ए है, तो ए, इस चार्ज को ए से बी तक लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है उसे कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। सेम टू सेम बस डिफिनीशन रहेगी, बस इन्फिनाइट की जगह क्या हो जाएगी? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive charge from one point to another point, ठीक है। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। यही दोनों में अंतर है, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनाइट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, ठीक है। आई होप आपको राइटिंग भी समझ में आ रही होगी और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। शुरू करते हैं अब आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद क्या होता है मेन। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हमने सीख चुका है करंट, सीख चुका है करंट, आई मीन्स करंट, ठीक है। और क्या सीखे हैं? वी मतलब पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आखिर दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्या? दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। पोटेंशियल तो क्या होता है, आप घरों में भी देखे हो, क्या घर में देखे हो कि अगर करंट अगर स्लो रहता है तो वोल्टेज भी क्या रहता है? स्लो रहता है। अब वोल्टेज हाई रहता है तो करंट भी क्या रहता है? हाई रहता है। भली भांति आप जानते हो, है कि नहीं। तो आखिर दोनों में कुछ रिलेशन है, क्या? कि एक को बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है और एक को घटाने पर दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बात है। तो आ गए एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ओम, उन्होंने अपना लॉ दे दिया। क्या दे दिया? लॉ दे दिया, जिसे कह देते हैं ओम्स लॉ। इन्होंने किसके किसके बीच में रिलेशन बताया? रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में बताया? करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। रिलेशन बिटवीन करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, ऐसा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, ठीक है। तो आप ये घरों में भी इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे, क्या? कि अगर करंट स्लो रहता है तो कहते हैं वोल्टेज स्लो है,
ठीक है ना, या वोल्टेज स्लो है तो ऑटोमेटिक करंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, तो उन्होंने कहा, क्या कहा अपने अपने लॉ में, तो उनका लॉ ये था कि कहा कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक ये चीज लिख के करिएगा, ठीक है ना, नहीं गलत हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ओम्स का नियम नहीं लगेगा, फिर दूसरा हो जाता है, ठीक है ना। जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द करंट flowing through a conductor, flowing through a conductor, कंडक्टर क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, अक्रॉस इट्स एंड्स, इसको भी लिख लीजिएगा लास्ट में, अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। तो जो करंट होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो हम भली भांति जानते हैं कुछ ना कुछ क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और इक्वल लगता है तो बी इक्वल आई आर हो जाएगा, ओके। यहाँ आर क्या है, ये आर क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस कांस्टेंट कह देते हैं, रेजिस्टेंस है और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। आई क्या है, आई आपका क्या है, करंट, आई क्या है, करंट, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखिए डिफिनीशन कुछ नहीं है, अगर आप लोग रटेंगे तो आसानी से रट जाएंगे, और ये एग्जाम में पूछता है, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, ये बात हो गई, इतनी कोई समस्या नहीं, ओम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, चार्ज हो गया, करंट हो गया, ठीक है। मेन टॉपिक्स अभी हम कवर करा रहे हैं, बाकी जो और डीपली पढ़ेंगे तो उसको भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, ये जो रेजिस्टेंस है, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, आपके इसकी हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस वही होता है, रेजिस्टेंस का हिंदी मतलब पता होना चाहिए, क्या कि रेजिस्टेंस मतलब बाधा होता है, क्या होता है, बाधा। जैसे कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है, यहाँ पास कुछ लगा दिए जाए तो इस चीज को जो क्रॉस करेगा तो ये इसके लिए क्या बन रहा है, हर्डल मतलब बाधा बन रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस तरह करंट है, करंट किसी तार में है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट फ्लो हो जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है। तो जो बीच में जो लगाएंगे, कुछ डिवाइस लगाएंगे, वो करंट को क्या करेगा, फ्लो होने में रोकेगा, रजिस्ट करेगा, ठीक है ना, उसमें बाधा डालेगा, तो वही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को फ्लो होने में अपोज करता है या रोकता है, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस की डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पास जगह है, ठीक। आई होप आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा, कहीं भी समस्या हो तुरंत आप क्या करिए, यू कैन कमेंट, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच oppose the flow of current, which oppose the flow of current, ठीक है। जो करंट को फ्लो होने में रोकता है वही क्या कहला देता है, रेजिस्टेंस कहला देता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को ओम ने बताया तो इसकी एसआई यूनिट क्या बोलते हैं, इसको किससे लिखते हैं, रेजिस्टेंस को ओम से लिखते हैं, ठीक है। अब बोला रहेगा 2 ओम तो मतलब 2 रेजिस्टेंस है, 2 आर क्या, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आखिर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस, एक ओम्स लॉ, ओम्स के लॉ के बाद जो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनको आप मत छोड़िएगा, ठीक है। बात करते हैं क्या, रेजिस्टेंस, देखिए इसको V इज इक्वल टू आई आर, जैसे उसको हमने QT याद किया था, इसको हमने रवि याद करना है, ठीक है। कैसे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं
कि V इक्वल आई आर होता है। V इक्वल क्या होता है? आई आर। ठीक है, तो हम R को यहाँ भेज दें तो V अपॉन R इज इक्वल टू आई, चाहे जैसे कर लीजिए, यहाँ मैं थोड़ा उल्टा कर दिया, R को यहाँ रखते हैं, I को यहाँ भेज देते हैं, तो रवि हो गया। ठीक है, रवि, तो दैट इज अ फार्मूला। अगर आपको ना याद आए ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, तो रवि से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और करंट का फार्मूला क्या है, ना याद आ जाए तो क्यूटी फार्मूला है। क्या है? क्यूटी फार्मूला। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका क्या, कि बात करते हैं किन फैक्टरों पे डिपेंड होता है रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। आपके एनसीईआरटी का एक प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम में भी बहुत ही बार पूछता है। ठीक है, तो बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपका किस फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। किन फैक्टरों पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, क्या करने पर क्या होगा। तो हम कहाँ थे, हम फैक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस पे थे। अब हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंस चैप्टर का भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। न्यूमेरिकल का वीडियो एक अलग बनेगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराना जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो बात करता हूँ क्या, कि रेजिस्टेंस का क्या आप करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब एक सर्किट है, उस पे रेजिस्टेंस R1 लग गया, रेजिस्टेंस R2 लग गया, रेजिस्टेंस R3 लग गया, और एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। ठीक है, V वोल्ट की क्या लगा दी गई, बैटरी लगा दी गई। ठीक है, यहाँ पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यहाँ पास से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि ये सीरीज कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली हेडिंग होती है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आखिर है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, तो जब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, जैसे मार्कर का एक एंड ये है, इसके एंड से कनेक्टेड है, फिर यहाँ मार्कर का दूसरा एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड हो। ये मेरा हाथ है, जैसे आप लोग कभी क्या करते हो, एक दोस्त का हाथ दूसरा दोस्त पकड़ा रहता है, फिर दूसरे दोस्त का हाथ दूसरा दोस्त पकड़ा रहता है। ठीक है ना, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब एक और समस्या होती है, क्या, कि इसमें करंट क्या होती है, सेम होती है। याद क्या करना है, करंट इसमें क्या होती है, सेम होती है। ध्यान से सुनिएगा, करंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मतलब आई सेम होती है। जितनी इसमें फ्लो होगी उतनी इसमें फ्लो होगी, जितनी इसमें फ्लो होगी उसमें इतनी फ्लो होगी। अगर एक बल्ब डिफेक्ट होगा तो दूसरा बल्ब भी डिफेक्ट हो जाएगा, यही इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन आपका बनता है क्या, कि एक दो सीरीज कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके नाम में इनकी मीनिंग छिपी हुई है। सीरीज कॉम्बिनेशन जब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखिए इसका एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो जब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है तो वैसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या याद करना है, करंट क्या होती है, सेम होती है। हमने वोल्टेज दिया, करंट फ्लो हुई, और जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए होगा क्या, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है ना, मतलब R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। याद क्या करना है, करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। क्या होगा, अलग अलग। अब बाय ओम्स लॉ, ओम्स ने नियम दिया था, बाय ओम्स लॉ क्या नियम दिया था उन्होंने अपने लॉ में, क्या बताया था भाई, ये V इक्वल क्या होता है, IR, और मैंने इसको शॉर्टकट भी बताया, रवि से याद कर लीजिए, और एक करंट का फार्मूला QT से। ठीक है, तो
अगर हमें सारे पोटेंशियलों को क्या करना, ऐड करना है, तो एक बिग पोटेंशियल आएगा, तो कैपिटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अभी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सो ऑन, Vn लिख सकता हूं। तो आप बताइए V इक्वल क्या होता है, IR, क्या होता है, अब V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR, तो V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। IR लिख दीजिए, एज इट इज IR लिख दीजिए। सब में क्या कॉमन है, I कॉमन है, I बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, I से I कैंसिल, कोई दिक्कत। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जहां ना समझ में आया आप बताइए, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये Req इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, और यही मेन आपको क्या याद करना है, फार्मूला याद करना है। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला, क्वेश्चन क्या बोलेगा, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, एक सर्किट में क्या है, कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है और करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए सीरीज में। तो नॉर्मल सभी को क्या कर दीजिए, 2 3 5 5 5 10, ठीक है ना, नॉर्मल क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा ऐसे ही। 2 ओम की कनेक्टेड है, 3 ओम की कनेक्टेड है, 5 ओम कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में, किसमें निकालना है, सीरीज में निकालना है। तो सबको क्या करेंगे, R इज इक्वल टू R1, Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना है, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो 2 3 5 5 5 10, ये Req आ गए, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सीरीज हो गया, पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल वाला देख लेते हैं, आखिर पैरेलल वाला क्या है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब बारी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले डायग्राम क्या होता है, ठीक, तो कुछ सर्किट होती है, सर्किट में जैसे ये है, ठीक है। पैरेलल कहने का मतलब आपको पता है क्या, कि जब ये है और ये, ठीक, ये पैरेलल है, जब दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है तो क्या होता है, पैरेलल होता है, और सीरीज में एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड होता है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। सीरीज में क्या करंट क्या सेम थी, करंट सेम थी, सीरीज में क्या सेम थी, करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग था, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसमें क्या है, जैसे कुछ रजिस्टर है, ठीक है ना, ये लगे हुए हैं, नॉर्मल ये बैटरी दे दी गई है, देखिए, ठीक है। अब क्या ये R1 है, ये R2 है, R1 है, R2 है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, कहने का मतलब उसमें करंट सेम थी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, और करंट क्या रहेगी, अलग अलग। इस वाले सर्किट में I1 जाएगी, इस वाले सर्किट में I2 जाएगी, और कुछ होंगे तो I3 I4 जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग अलग था, तो उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया था। इसमें करंट अलग अलग है, क्या अलग अलग है, करंट अलग है भाई, इसमें I1 है, इसमें I2, तो इसमें किसको ऐड करेंगे, करंट को ऐड करेंगे। तो जब I1 और I2 को ऐड करेंगे तो कैपिटल I1 कैपिटल I निकल के आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, V इक्वल IR होता है, क्या होता है, V इक्वल IR। अभी हम I की वैल्यू निकालना है, यहाँ I की वैल्यू निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, I की जगह क्या पुट करेंगे, V अपॉन R, यहाँ I है तो V अपॉन R, ठीक है, I1 है तो V अपॉन R1, ठीक है, I2 है तो V अपॉन R2, ठीक, V अपॉन ये भी लिख सकते हैं, V अपॉन 3 अपॉन R, जितने भी रजिस्टर हो उतना लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए सब में क्या कॉमन था, I कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो V को बाहर निकाल लीजिए, V को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन
R1, यहाँ 1/R2, ये 1/R3। कोई समस्या? V1 जा V, V से कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। एग्जाम में क्या बोलेगा, एस्टैब्लिश, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, बोलेगा एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश या ऑब्टेन, एस्टैब्लिश द फार्मूला, एस्टैब्लिश द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपको क्या करना है, पहली बात तो इस डायग्राम को बनाना है, डायग्राम को बनाने के बाद आपको ये पूरा चीज एज इट इज कर देना है। ठीक है, और बता देना इसमें क्या सेम है क्या नहीं सेम है। इसमें क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या अलग अलग है, करंट अलग। ठीक है, ओके। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या, देखिए इसके नाम में इसकी मीनिंग छुपी हुई है। क्या, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो अप्लायंस, मतलब जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा हीट हो जाते हैं। कहने के मतलब आप देखते हो घरों में जो नॉर्मल जो 10 वाट का बल्ब आता है जो थोड़ा येलो कलर का होता है, तो उसको देखे होगे कभी जलता ही रहा, अगर ऑन है तो ऑन ही रहा, तो कुछ समय बाद देखते हो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट निकल रही है वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब किसी अप्लायंस में कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी आ रही तो कुछ समय के बाद वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या हीट के फॉर्म में निकलने लगेगा और एनर्जी के बाहर फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिसिपिटेट होगा, मतलब अलग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी कहा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस है उस पे क्या इलेक्ट्रिक करंट, कोई कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जा रहा है, लगातार क्या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जा रहा है, तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में निकलेगी, जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो डिवाइस जो होगा एज अ रिजल्ट रजिस्टर गेट्स हीटेड, जो रजिस्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो द हीटिंग ऑफ रजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये रजिस्टर का हीट क्या क्यों हुआ है, रजिस्टर हीट क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से लगातार उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड की जा रही। देखिए जो आयरन बना है, कहने का मतलब जो आपके प्रेस घर में बना आयरन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो जो बना है वो भी इसी के हेल्प से बना है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें दी जाती है, लगातार उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो होती है, तो किस फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में निकलती है, तो गर्म हो जाता है और आप आसानी से क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोल देते हैं व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन ये है क्या, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर। जब कोई कंडक्टर पे, जैसे कंडक्टर मान चलिए कंडक्टर है नहीं, खैर ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे लगातार क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये यही कन्वर्जन क्या कहला देता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहला देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। तो मैंने अभी आपको क्या क्या चीजें पढ़ा चुका है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है जूल्स लॉ, तो उसके लिए जरूरी, ठीक है, अगर आपका ओम्स का नियम आता, मतलब ओम्स लॉ आता है, तो आप बहुत चीजें कर सकते हो, अन्यथा नहीं।
और ओम्स लॉ तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, ठीक है ना, उसको रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए और एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भली भांति समझ में आया होगा। ये डिफिनीशन बस देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन है समझ के आप अपने से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि लगातार कॉन्टिन्यूअसली किसी अप्लायंस में, किसी सामान में लगातार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, उसमें से क्या निकलने लगेगी, हीट निकलने लगेगी। तो वही इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन इसके रूप में, हीट के रूप में क्या कहला देता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन बोल, एग्जांपल बोल देना, आयरन, मतलब जो प्रेस वगैरह होता है, ठीक है ना, वो जो होता है किसके बेस पे होता है, इसी के बेस पे होता है, ठीक है ना। उस पे क्या इलेक्ट्रिसिटी लगातार, आप क्या करते हो, प्लग लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी लगातार उसमें थोड़ा देर तक फ्लो होती है, फिर क्या होता है, वो हीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ही, तो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन ही तो हीट में हुआ है, तो ये क्या कहला देता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहला देता है। तो चलिए जूल्स लॉ देख लेते हैं। जूल्स लॉ क्या है कि एनर्जी है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, या हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, ठीक है ना। जूल्स एक साइंटिस्ट ही हैं, उन्होंने अपना लॉ क्या दिया, बोला देखिए जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट है द अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होती है किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। आपको ये बड़ी डिफिनीशन लग रही होगी, लेकिन आप नॉर्मली इससे भी दे सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर लगा है ऑफ करंट, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक। द हीट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है ना। तो ये तीनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तीनों एक साथ में आ जाएंगे। दिस इज जूल्स लॉ। क्या है, जूल्स लॉ। अब इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है, क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, आखिर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। P is equal to W upon T, P is equal to W upon T। तो द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे लिखना है मुझको, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। P is equal to W upon T। देखिए इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं, मतलब E अपॉन टी भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं हम, क्या कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, ये होता है, ठीक है। और V इक्वल क्या होता है, आई आर होता है, ठीक। और W, इसको थोड़ा रोको यार, तो द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर की ये भी फार्मूला हो सकता है और ये भी फार्मूला हो सकते हैं। इन फार्मूलों को आपको लिखकर याद करना है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो केवल न्यूमेरिकल के बेस पे आएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा, पूरा एक एक एग्जाम्पल, एक एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी सारी चीजें हैं वो सॉल्व कराया जाएगा, दैट्स ऑल।